हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसीएस। आज का अपना टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। बहुत से बच्चों का डाउट होता है। अब अगर आपको इसके क्वेश्चन समझने हैं या दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप ये 40 से 50 मिनट देखते हो तो बिल्कुल आपके जो भी डाउट्स है वो सभी क्लियर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप सही से वीडियो देखते हो तो। क्योंकि इस चैनल पे अपना एक ही एम है, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो यहाँ पे वो चीज़ है जो एक्चुअल ऑफलाइन क्लासेस में होती है और वो भी अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया गया है। ये कोई ऑनलाइन या यूट्यूब चैनल ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट वो चीज बताइए जो कोटा की क्लासेस में एग्जैक्टली अच्छे बैचेज में कराई जाती है, और वो भी बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। ऐसा नहीं है ये जी मेंस बोर्ड लेवल नहीं। अगर आपको ऐसा ये लग सकता है कि जो इसमें सीक्वेंसिंग है वो बहुत खतरनाक की गई है तो ये लग सकता है कि सिंपल है, पर अगर आप पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सब चीजें कवर की गई है पर सिस्टेमेटिक तरीके से। तो बिल्कुल देखिए बच्चे, मल्टीनोमियल थ्योरम तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा चीज समझते। देखिए जैसे अपन ने ये करा था बच्चे, एक्स प्लस वाई की होल पावर एन, एक्स प्लस वाई की होल पावर एन क्या होता है? सिग्मा आर इक्वल टू 0 से एन एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। अगर अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखिए कैसे इसका फॉर्मूला डालते हैं। पहले तो आर इक्वल टू 0 से एन, ये है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। अब अगर मैं इसको बोल दूं बच्चे, इसको बोल दूं n1 और इसको बोल दूं n2। इसको n1 l2 में अगर मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा, ये तो n फैक्टोरियल है, यहां पे क्या आ जाएगा? n1 का फैक्टोरियल, ये n2 का फैक्टोरियल, यहां पे x की पावर n1 और y की पावर n2। ठीक है, x की पावर n1। अब यहां पे कुछ नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि पहले तो r था, अब तो कुछ ही नहीं। तो अब यहां पे जो ये कंडीशन थी इसके करेस्पॉन्डिंग क्या कंडीशन आएगी बच्चे? तो उसके करेस्पॉन्डिंग आएंगे। देखो n1 प्लस n2 कितना है? n1 प्लस n2 का वैल्यू देखिए ध्यान से, n1 प्लस n2 का वैल्यू n है, और जो ये n1 और n2 है, ये है होल नंबर। n1 और n2 क्या है? होल नंबर है, जिनका वैल्यू 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। इनका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 अप टू n तक। तो ये चीज है। तो इस वाले को x प्लस वाई की पावर n को अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट है उसकी खास बात क्या है बच्चे? ये फॉर्मेट है, इसकी खास बात क्या है? देखो ये है कि n फैक्टोरियल आया, फिर जितने भी आए, ये 1 और 2 आए तो ये x की पावर n1, x y की पावर n2 और n1 n2। तो ये सिमेट्रिक है। अगर आप इसको देखते देखते इसके लिख सकते हैं। अब कितने ही नंबर्स हो, जैसे r नंबर्स यहां पे है, पावर n है, तो यहां पे n फैक्टोरियल आ जाएगा। इसके बाद में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 और nr फैक्टोरियल। x की पावर n1, x की पावर ये क्या भाई? x1 की पावर, x2 की पावर, x3 की पावर और xr की पावर। x1 की पावर n1, x2 की पावर n2, x ये क्या बात क्लियर है? तो ये x1 x2 x3 की पावर है। और यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए बच्चे, इन सब का सम क्या होगा? n होगा। इन सब का सम क्या होगा? n होगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए n1 n2 n3 nr ये सब के सब क्या होंगे? होल नंबर होंगे। तो ये जब भी दिखेगा ये लिख देंगे। और इसके साथ में जो काम आएगा वो है ये दो कंडीशंस, कि एक तो इन सब का सम n ही होना चाहिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और सेकंड, इनका वैल्यू होल नंबर मतलब अगर मैं ni की बात करूं तो क्या हो सकता है? 0 1 2 3 और ज्यादा से ज्यादा इसका वैल्यू कितना हो सकता है? n। तो ये जो ni's हैं इनके वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n हो सकते हैं, सभी का सम n होगा। और बाकी तो जब भी ये दिखे मल्टीनोमियल, इसका जो भी आएगा केवल और केवल ये यहां से आएगा, खत्म।
ये खत्म है, बस इसकी यूज कैसे करना है वो चीजें अपन देखेंगे, बाकी बहुत अच्छे से देख बच्चे, यही काम है। क्लियर है क्या? हाँ, तो अब चलिए ये नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें जो अपन ने लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xr की होल पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो इसका क्या करते हैं अपन बच्चे, जो ये पावर है, ये जो पावर है इसको इनमें डिस्ट्रीब्यूट ही करना है क्या, कि ये पावर इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा कि इसके पास, तो मतलब बेसिकली इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होंगे उतने। और इस इक्वेशन में अपन जानते हैं कि ni बिलोंग्स टू क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू n। तो मतलब ये इक्वेशन है, और पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपने देखा है तो बच्चे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये आ जाएंगे बेगर्स मेथड से। जिन बच्चों ने पीएनसी पढ़ रखा है उनको पता है कि ये क्या है, बेगर्स मेथड। तो बेगर्स मेथड से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके इतने आ जाएंगे। तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो देखो सी r-1 ऐसे लिखते थे क्या, प्लस n, ये इस टाइप से अपन बेगर्स मेथड से लिखते थे। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें ये होंगे, पर यहां ध्यान दें एक बहुत ही छोटा सा दिक्कत है, तो वो क्या है, तो वो ये है कि ये केवल तभी वैलिड होगा, ये केवल और केवल ओनली वैलिड इफ ऑल एक्साइज आर इंडिपेंडेंट। ये केवल तभी पॉसिबल है जब ये एक्साइज हैं, ये कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। एक्साइज का क्या मतलब है कि जिसमें ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिल जाए। वो कैसे सर, वो समझ आ जाएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसमें मिल गया ये इसमें मिल गया, तो मतलब ऐसे अलग अलग चीजें होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट चीजें होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा। तो क्या याद रखना है, ये देखो कई बार जेईई मेंस में ऐसा हुआ है बच्चे, इस फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। तो याद रखेंगे बेगर्स मेथड वाला ही फॉर्मूला है, सीधा सीधा r-1 प्लस n कर देंगे। सर हमें पीएनसी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा अच्छी बात है, सीधा याद करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन स्पेस के। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस इफ एबीसीडी आर इंडिपेंडेंट, एबीसीडी इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला r-1 और n का वैल्यू यहां पे कितना है 20। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 है ना, तो r का वैल्यू 4। तो ये कितना हो गया 20 + 4 - 1 C4 - 1, तो ये क्या था 23C3। तो ये आंसर आ जाएगा 23C3। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें, तो सीधा सीधा है। हाँ ये अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप बात करेंगे, इसमें कितना होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, तो इसमें कितना होगा, तो इसमें कितना होगा, तो सीधा फॉर्मूला लगाइए n + r-1 CR-1। अगर आप देखेंगे तो कितना 20 प्लस कितने हैं 3 है ना, तो 3 है, तो 3 - 1 C3 - 1, तो आपको लगता है क्या 22C2, और ये है 20 × 21/2 दैट इज 11 × 21 दैट इज 132। तो ये इसका आंसर आता है। अगर आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो ये आंसर आता है। अब एक गजब की चीज आपको दिखाता हूं, और यही सबसे बड़ा यहां पे मसला है कि ये दिक्कत बच्चों को सबसे ज्यादा होती है कि कैसे ये क्वेश्चन अपन करेंगे और क्या उस इंडिपेंडेंट का मीनिंग था। तो इसको करने के लिए बच्चे ये 20 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, ये होल पावर, ये x पहला है 1 की पावर n1, x की पावर n2 और x² की पावर n, ये आएगा। अब मुझे ये ऐसा, इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तब ऐसा आएगा, इसका एक्सपेंशन करोगे तो ऐसे ऐसे नंबर्स आपको दिखेंगे। तो अगर आप गौर से देख रहे हो, अगर आप गौर से और बहुत ज्यादा गौर से देख रहे हो, तो बताइए इसमें x का मिनिमम पावर ऑफ x
x का मिनिमम पावर कितना आएगा। तो x का मिनिमम पावर चाहिए तो देखो बच्चे क्या करेंगे अपन, अगर इसमें मुझे x का मिनिमम पावर निकालना है, सबसे कम पावर निकालना है, तो मैं इसको भी 0 पुट कर दूंगा, इसको भी 0 पुट कर दूंगा। अरे भाई मिनिमम ही पावर चाहिए ना। बाकी एक बात और ध्यान रखना, n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होता है यहाँ पे, ये तो 20 होगा। n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होगा, 20 होगा। तो x का अगर मिनिमम पावर चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, मिनिमम पावर चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा इसमें कि n3 को 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि n3 का कोई वैल्यू आया तो गड़बड़ हो जाएगा। n2 को भी 0 पुट कर दूंगा और n1 को मैं पुट कर दूंगा जो भी है 20। तो मतलब x का मिनिमम पावर चाहिए तो इसको तो दो ही मत, इसको भी मत दो, तो इसको दे दो पूरे के पूरे। तो मतलब x की पावर 0 आ गई क्या। अगर आप x का मिनिमम पावर यहां से निकालना चाहेंगे n1 n2 n3 का वैल्यू पुट करके, तो इसको 0 पुट करो, इसको 0 और इसको 20, तो मिनिमम पावर x की पावर 0। और मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर x का मैक्सिमम पावर चाहिए तो क्या पुट करें, इसको कितना 20। भाई क्या पुट कर दें कि n3 का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा पुट कर दो, कितना कर सकते हो 20, n2 का भी 0 और n1 का भी 0। तो ऐसा करोगे तो x का मैक्सिमम पावर आ जाएगा 40, x का मैक्सिमम पावर आ जाएगा 40। ये तो आया मैक्सिमम और मिनिमम पावर। तो मतलब x का पावर क्या हो सकता है 0 और 40। क्या 0 से लेके 40 तक x की सभी पावर्स आएंगी। जैसे x की पावर 1 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसको 1 पुट कर देंगे। x की पावर 2 बनाना है, इसको 1। x की पावर 3 बनाना है, इसको 3 पुट कर दो। तो ऐसे करके, और जो ऑल पावर्स बिटवीन x बराबर 0 एंड x बराबर 40 प्रेजेंट, सब के सब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जितने भी पावर है ना, जो भी पावर बनाना है यहाँ पे वैल्यू पुट करके बना सकते हैं अपन। जैसे देखिए, तो मतलब बेसिकली ये आएगा a0x प्लस a1x की पावर 1 भी आएगा, a2x की पावर 2 भी आएगा, a3 ऐसे ऐसे करके लास्ट a40x की पावर 40। बताओ यही आएगा क्या। इसका एक्सपेंशन अगर आप करोगे तो ऐसा आएगा। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि x का मिनिमम पावर 0, मैक्सिमम पावर 41, और इन बिटवीन जो भी टर्म्स है वो सब आएंगे, इन बिटवीन जो भी टर्म्स है वो सब आएंगे। तो इसलिए क्यों आएंगे सब, अरे यार यहां से जनरेट कर सकते हैं, बताओ कौन सा चाहिए। सर x की पावर 39 कैसे आएगा, तो n का वैल्यू 18 पुट करो, इसका वैल्यू 1 पुट करो। जो भी करना है यहां से आप ले आओगे कि n1 n2 n3 ये होना चाहिए और ni बिलोंग्स टू। तो इसलिए यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, देखिए 1 से 40, तो 40 तो ये 1 0 वाला, तो 41। ध्यान देखना, इसमें गलत मत कर देना, 0 से शुरू होकर 40 तक नंबर ऑफ टर्म्स 41। तो ये गलत आंसर था बच्चे, ये आंसर गलत था। तो मतलब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ में आया क्या, कि यहां पे ये x और x स्क्वायर मिक्सिंग हो सकता है इनका, तो इसलिए ये मेथड काम नहीं करेगा इधर वाला, तो ये करेगा। और नंबर, इसका आंसर, एक्चुअल आंसर कितना है 41। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहां पे गड़बड़ नहीं करना है। तो बताओ बच्चे कितना आएगा, तो ऐसा दिखते ही, क्योंकि ये मिक्सिंग होगा, मतलब वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फॉर्मूला विल नॉट वर्क, फॉर्मूला वॉन्ट वर्क। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंट नहीं ना x क्यूब ही, तो इसलिए ये सिग्मा फॉर्मेट लिखो 20 n1 n2 n3। क्लियर है। इसके बाद 1/x क्यूब का होल पावर n1, 1 का पावर n2 और x क्यूब की पावर n3। थोड़ा और अच्छा लिखते देते हैं इसको, चलो सिग्मा 20 फैक्टोरियल n1 n2 n3, और ये है x की पावर -3 का होल पावर n1, और ये तो 1 हो ही जाएगा, और ये x क्यूब का। तो बताइए बच्चे मैक्सिमम मिनिमम पावर ऑफ x, मिनिमम पावर ऑफ x, x का मिनिमम पावर कब होगा, मिनिमम पावर। यहां पे ये बातें अपने को ध्यान होनी चाहिए, n1 प्लस n2 प्लस n3, इन बातों को ध्यान में रखते हुए तुक्के लगाएं। तो 20 है n1 n2 n3, n1 n2 n3 का वैल्यू कितना रखा जा सकता है 0 1 2 और लास्ट 20 तक। तो ये दोनों चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए कि इनके बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू पुट करना।
तो बोलो ऐसा क्या हो सकता है कि x का पावर मिनिमम आए, कि n1 n2 n3 का क्या वैल्यू पुट करें इनमें से, तो मिनिमम पावर चाहिए तो इसको तो 0 बना दो और इस पे दे दो क्या ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर्स इस पे दे दो, तो कितनी दे सकते हैं 20, तो x की पावर -60 आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब ये जो 20 का 20 इसको मिल जाए, 20 का 20 इसको मिल जाए ना भाई, इसको मिल रहा है ना ये 20 का मैक्सिमम पावर ऑफ x, बोलो मैक्सिमम पावर ऑफ x कब आ सकता है, सही बोले कि सर जब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसको मिल जाए, किसको, इसको, तो कितना 20 इसको देखो तो x की पावर कितना आ जाएगा 60। तो अब तुम बोलोगे सर देखिए सर ये x की पावर -60 से शुरू होगा, फिर ऐसे ऐसे x की पावर -59, ऐसे ऐसे करके x की पावर 0 आएगा, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ऐसे ऐसे करके x की पावर 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो सर कितने हो जाएंगे, यहां से यहां तक 60 और एक और ये भी 60, तो 61 और 60 तो कितना आ जाएगा 121 नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। पर यहां पे एक गड़बड़ कर गए आप, ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, देखिए बच्चे, क्या ये भी गलत आंसर है, यस 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 बच्चे, देखो बच्चे यहां पे जो x की पावर्स आएंगी वो कौन सी आएंगी, यहां पे भी x की पावर 3 है और यहां पे भी 3 है, तो यहां पे x की पावर 1 कभी जनरेट ही नहीं होगा, ये कभी जनरेट ही नहीं होगा, ना ही ये जनरेट होगा। क्यों बच्चे ये जनरेट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे x की पावर केवल 3 का मल्टीपल ही आएंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो इंटीजर है, तो यहां पे भी 3 का मल्टीपल, यहां पे भी 3 का मल्टीपल, इसलिए x की पावर सी आएंगी नहीं। x की पावर एक्चुअली कौन सी आएंगी, x की पावर -60 आएगा, फिर x की पावर -57 आएगा, वही पावर्स आएंगी जो 3 का मल्टीपल है, बेसिकली वही पावर्स आएंगी जो है 3 का मल्टीपल है, तो ये आएगा। समझ गए क्या, अब बताओ, देखिए अब बताओ कितने हुए, तो 3 से लेके 60, 20 नंबर ये हुए, एक ये और 20 ये, तो 41 आ जाएगा। अब गौर से देखना, लिख के देख लेना, 41 आ रहा है, अरे 20 ये, एक ये और 20 ये, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 41 होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सर वो 20 वाले तो आ ही नहीं रहे, 20 वाले तो आ ही नहीं रहे, समझ में आया, तो ये बात ध्यान रखना। हाँ अब आते हैं इधर, अब आते हैं इधर, तो इसका दूसरा मेथड भी है बच्चे, कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो मेथड 2 देखिए, मेथड 2 है बच्चे, एक्स क्यूब को टी पुट कर दो, आपकी समस्या खत्म। एक्स क्यूब को टी पुट करोगे तो ये 1/t प्लस 1 प्लस टी की होल पावर 20। अगर आप ध्यान से देखोगे, टी का मिनिमम पावर आएगा -20, टी का मैक्सिमम पावर आएगा 20, तो कितना हो जाएगा -20 से लेके 20, तो 41 टर्म्स, और अभी सब आएंगे। या और अच्छा करना चाहते हो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, टी की पावर 20 एलसीएम लेके बाहर निकाल लो, तो ये पिछला वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा, ये पिछले वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने टी को कॉमन ले लिया तो पिछले वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा, 1 + x + x², 1 + x + x², समझ गए क्या, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा 41। तो ये सीन, ये ज्यादा बेटर समझ में आ सकता है कि एक्स क्यूब को टी पुट कर दो तो ये आया, टी का मिनिमम पावर -20, मैक्सिमम 20, तो 41 टर्म्स आ जाएंगे। या फिर इस टी को कॉमन लेके इधर निकाल लो तो भी समझ आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल सर, तो कर सकते हैं। ये देखिए बच्चे, पहले यहां देख लो किस लेवल का क्वेश्चन है, वो समझ आ जाए तो उसके बाद हो जाएगा। हाँ तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, कम से कम 10 मिनट दीजिए, और हो सकता है कि आपको हवाई ना लगे। क्या, हाँ साथ वाले से भी पूछ लो, अच्छा उनसे भी पूछ लो, उनसे भी, हाँ सबसे पूछ लो, आ जाए तब बता देना। हाँ तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, और एडवांस का ऐसे ही नहीं लिखे हैं ये नंबर से, हाँ ना ये आपकी गलतफहमी है। तो देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसका क्या करें, तो इसका भी वही करेंगे जो करना चाहिए, 20 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर n1 और x क्यूब की पावर n2 और x5 की पावर n3। तो x का मैक्सिमम मिनिमम पावर बहुत आसान है, x का मिनिमम पावर, मिनिमम
पावर ऑफ एक्स कितना है, एक्स की पावर 0, और मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर, इसमें दे दो सबके सब तो 100 आ जाएगा। तो अगर अब अगर सब आते तो देखिए एक्स की पावर क्या शुरू हो रहा है 0 से, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, 5, 6, 7, 8, हाँ एक्स की पावर 95, 96, 97, 98, कह रहे इतने क्यों लिख रहे हो सर, पागल हो गया एक्स की पावर 100 नहीं आ रहे पूरे यार, ये था एक्स की पावर 95, 96, 97, 98, 99 और 100 कितने आए रे, कितने आए, अरे यार पूरी लिख के गिनाएंगे क्या, देखो सर 1 से 100 तक 100 और 1 तो 101, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है 101 जो कि प्योरली गलत है। क्यों गलत है, अब ये तुम्हारा काम है। देखिए बच्चे x की मिनिमम पावर कितनी आ रही है 0, x की मैक्सिमम 100 आ रही है, पर मैंने ये देखते ही बोला गलत है। क्यों गलत है, गलत आंसर है ये। क्यों गलत आंसर है, इसका रीजन ये है बच्चे कि x की पावर 1 आप इससे कभी भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। कैसे होगा x की पावर 1 जनरेट, कौन सा वैल्यू, देखो अगर यहाँ पे कुछ रखा तो x की पावर सीधा 5 होगा, अगर यहाँ कुछ रखा तो x की पावर सीधा 3 होगा, तो x की पावर 1 तो कभी आएगा ही नहीं, x की पावर 2 भी कभी नहीं आएगा। क्यों, कैसे कर लोगे तू, 3 आ जाएगा, 4 भी जनरेट नहीं होगा यहाँ से, देख बच्चे 4 यहाँ से जनरेट नहीं कर सकते, 5 यहाँ जनरेट हो जाएगा, कैसे, इसको वैल्यू 1 पुट कर दो, 6 जनरेट हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 पुट कर दो, 7 कभी जनरेट नहीं कर पाओगे आप यहाँ से, 8 जनरेट हो जाएगा इसको और इसको, 9 जनरेट हो जाएगा इससे, 10 जनरेट हो जाएगा इससे, 11, 6, 5, 11 जनरेट हो जाएगा, 12 इससे जनरेट हो जाएगा, 13, 2 इसका 1 इसका, इससे मतलब आगे वाले जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जनरेट नहीं होंगी, और इधर भी ऐसा ही है कि 100 तो जनरेट हो जाएगा जब ये 20 आएगा, जब x की पावर 100 मतलब आपको इसको 20 दे दोगे तो x की पावर ये 100 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1 की पावर 0। पर जैसे ही आप एक कम करोगे, इसको 19 दोगे तो ये x की पावर 95 होगा, और ये x की पावर 3 और ये x1। अब इस पे देखिए बच्चे, आपने जैसे ही इसको 19 दिया, इसको 19 दिया तो ये 95 हो गया। अब अगर आप इसको 1 दे देते हो और इसको 0 दे देते हो तो कितना होगा, ये 98 होगा। मतलब क्या, 99 कभी जनरेट ही नहीं होगा, ये जनरेट हो रहा है। और जैसे ही आपने एक और कम किया इसमें से, तो इसमें x की पावर भाई तो 5 की पावर जैसे ही 18 किया, अब अपने पास कितने बचे हुए बच्चे, कितने बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, 2 पावर्स बचे हुए ना, इसको 18 दिया तो ये 90 हो गया, 2 इसको भी दे दोगे तो भी 96 जनरेट होगा। मतलब ये नहीं होगा, ये जनरेट नहीं होगा, ना ही ये जनरेट होगा। 96 जनरेट हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो 96 जनरेट तो ये हो रहा है ना, 96 तो जनरेट हो रहा है, 95 तो वो तो इसी से हो जाएगा, इसको इधर रहे तो 94, बाकी सब हो जाएंगे, बाकी सब हो जाएंगे। ये 2 टर्म्स इधर जनरेट नहीं हो पाएंगे और 4 टर्म्स इधर जनरेट नहीं होंगे, तो कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आएगा 101 माइनस 6 दैट इज 95। तो बहुत भयानक क्वेश्चन है ये। अच्छा नहीं, जिसको पूछना पूछ ले, समझ आ जाएगा इसके बाद। हाँ, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें काउंट ही करना पड़ेगा, और कोई ऐसा आपके पास तरीका नहीं है। कुछ टर्म्स पहले नहीं आएंगे, कुछ टर्म्स बाद में नहीं आएंगे। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो चल बच्चे, अब इसका ये क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है कि कैसे करेंगे नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। रेशनल टर्म्स कौन सी होती हैं, जिसमें रूट रटना है। तो इसका जनरल टर्म लिखिए 60CR इंटू √2 की पावर n माइनस r इंटू √3 का होल पावर 3 का होल पावर r। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 60CR इंटू ये 2 की पावर 1/2 हो गई, तो ये आ जाएगा 60 माइनस r/2, और ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3 तो r/3। तो देख बच्चे, अगर ये रेशनल हो, अगर ये रेशनल हो तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और ये क्यूब रूट हटना चाहिए। तो मतलब 60 माइनस r/2 इक्वल टू इंटीजर
ये इंटीजर होना चाहिए और r/3 भी इंटीजर, ये भी इंटीजर एंड ये भी इंटीजर। तो ये इंटीजर तो देखिए बच्चे यहाँ पे एक तो 30 माइनस r/2 ये इंटीजर होना चाहिए। अब ये इंटीजर कब आ जाएगा, ये इंटीजर का, ये तो इंटीजर है तो ये भी, तो r/2 क्या होना चाहिए, इंटीजर। और ये इंटीजर कब आ जाएगा, दैट मीन्स r बराबर 2k, ये k है तो r बराबर 2k, मतलब r 2k टाइप का होना चाहिए। और ये इंटीजर मतलब r बराबर 3k, तो r 3k होना चाहिए, ये बोल रहा r 2k होना चाहिए, और इन दोनों का ही होना चाहिए मतलब। तो देखो बच्चे इसमें एंड लगाएंगे तो क्या आएगा, ये बोल रहा है ऐसा होना चाहिए, ये बोल रहा है ऐसा होना चाहिए, और दोनों के बीच में एंड है तो इसके वैल्यूज पुट करना शुरू करो। देखिए r का वैल्यू क्या आएगा, 0 2 4 6 8 10 12, और इसके वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे तो 0 3 6 9 12। तो देखो इन दोनों के बीच में एंड है, इंटरसेक्शन, तो r के पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन से हैं, अगर इन दोनों का कॉमन पार्ट, इसका और इसका कॉमन पार्ट क्या है, ये बोल रहा है 2k मतलब 2 के मल्टीपल्स, ये बोल रहा है 3 के मल्टीपल्स, तो कॉमन कौन है इनमें, एक तो 0 कॉमन दिख रहा है, एक 6 कॉमन, एक 12, 0 6 और 12, मतलब 6 के मल्टीपल्स कॉमन दिख रहे हैं क्या। तो r के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 6 12 अप टू लास्ट वैल्यू क्या आएगा 60, r लास्ट वैल्यू 60 हो सकता है ना। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बेस्ट वे है इसका 6 कॉमन ले लो, आपको समझ में आएगा, 0 1 2 और लास्ट में 10, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, कितने हैं r के वैल्यूज, r के 11 पॉसिबल वैल्यूज, 11 पॉसिबल वैल्यूज हैं r के, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा भाई, r के ऐसे 11 वैल्यूज है जब ये रेशनल आ जाएगा, तो मतलब कितने 11 टर्म्स, तो रेशनल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 11 टर्म्स। तो ये शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे तो समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर है क्या बात, ये वाला। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बना दिया है, वो यहाँ पे भी दिख रहा होगा और यहाँ नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो इसमें, और ये तो मल्टीनोमियल हो गया, ये तो मल्टीनोमियल हो गया, तो इसमें कितने इरेशनल टर्म्स आएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म लिखिए। मल्टीनोमियल में एक ही चीज है, सिग्मा फॉर्मेट लिख लो, 20 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, 1 की पावर n1 2 की पावर n2/2 आ जाएगा, या सीधा ही लिख सकते हैं ना, तो 5 की पावर n3/7। तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले रेशनल निकाल लेते हैं, इससे किसकी बात निकाल लेते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल टर्म्स निकालना आसान है तो पहले वो निकाल लेते हैं। रेशनल के लिए क्या होगा कि यहां से भी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, यहां पे भी नहीं, तो n2/2 इक्वल टू इंटीजर एंड n3/7 इक्वल टू भी इंटीजर, तो मतलब n2 क्या होगा 2k इस टाइप का, एंड n3 क्या होगा 7k इस टाइप का। तो बेसिकली n2 के वैल्यू तो क्या आएंगे 0 2 4 6 8 10 ऐसे करके करके 20 तक, और n3 के वैल्यू क्या आएंगे बच्चे 0 7 14 21 तो आएगा नहीं, तो इतने ही। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाले, मतलब n2 के पॉसिबल वैल्यूज इतने हैं, n3 के इतने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाले, तो मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आते हैं, वो n1 प्लस n2 प्लस n3 से, मतलब उस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होंगे n1 प्लस n2 प्लस n3, है ना। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 का क्या पंगा है, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू कितना होना चाहिए 20। तो देख बच्चे, अगर आप n1 प्लस n2 प्लस n3 को 20 लिखोगे, अब क्या है, इस पे कुछ कंडीशंस है, इस पे कुछ, तो यहां से अगर आप देखोगे कि इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस है, उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे लाएं, तो वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बाकी केस देखो, n3 के तो 3 ही पॉसिबल वैल्यू हो गया, तो अगर आप n3 को पुट करते हो 0, तो फिर n1 प्लस n2 कितना आ गया, n1 प्लस n2 इक्वल टू n1 प्लस n2 इक्वल टू 20 आ गया। तो यहां से n2 के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, देखो बच्चे n1 क्या होना चाहिए 0 से 20, अरे भाई n1 के पॉसिबल वैल्यूज क्या है 0 1 2 3 20। तो अगर आप n2 को आप पुट करते हो 0,
तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक n1 20 आ जाएगा। तो 0 2 4 6 और इसमें तो 20 तक पॉसिबल है, 20 तक पॉसिबल है ना सभी वैल्यूज। ऐसे ही n3 को अगर आप पुट करते हो, n3 को आप पुट करते हो 7, तो उस केस में n1 प्लस n2 कितना आ जाएगा, यहाँ से ऊपर वाले हिस्से n1 प्लस n2 आ जाएगा बच्चे 13। तो n2 के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 0 2 4 6 8 9 8 10 12, इतने ही वैल्यू पॉसिबल है क्या। और अगर लास्ट केस में आप पुट कर देते हो n3 को अगर आप 14 पुट कर देते हो तो n1 प्लस n2 कितना आ जाएगा 6, और n2 के पॉसिबल वैल्यूज 0 2 4 6। तो देख बच्चे यहां पे लास्ट वाले केस में n3 का एक वैल्यू है तो उसकी करेस्पॉन्डिंग ये है, और इनकी करेस्पॉन्डिंग एक एक वैल्यू इसका भी आ जाएगा n1 का। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने आएंगे 4 टर्म्स। भाई 4 ही टर्म्स आएंगे, 4 सॉल्यूशन हो गए क्या, कैसे, इसके करेस्पॉन्डिंग एक बार n2 ये और n1 इसके करेस्पॉन्डिंग। तो ये लिया n2 का वैल्यू, ये लिया n1 का एक वैल्यू आ जाएगा, n2 का ये लिया n2 का ये तो ये। तो मतलब 4 टर्म्स हो गए बेसिकली, मतलब ये 4 टर्म्स कि एक बार n2 का वैल्यू 0 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 4 लेंगे, एक बार 6 लेंगे। यहाँ पे कितने हो गए देखो 6 और 7 टर्म्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे कितने हो गए 11 टर्म्स। क्या ये बात समझ में आई? ध्यान से देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने को काउंट करने हैं इसके सॉल्यूशंस। तो केस बनाया n3 का 14, यहाँ पे 14 पुट किया, तो फिर इसके सॉल्यूशंस कितने आ गए, ये 4, इस कंडीशन को सेट। तो ये 4 टर्म्स 7 टर्म्स 11 टर्म्स, तो टोटल कितना हो गया, रेशनल टर्म्स हो गया अपना पास 22 टर्म्स। तो 22 रेशनल टर्म्स है अपने पास। अब क्या होता है बच्चे, टोटल टर्म्स इसमें निकाल सकते हैं अपन, टोटल टर्म निकाल सकते हैं अपन। टोटल टर्म कितने आएंगे, टोटल टर्म बराबर वही n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो बोलिए बच्चे n का वैल्यू यहाँ पे अलग अलग ही है, तो अलग 20 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो 22 c2 दैट इज 21/2, तो दैट इज आ जाएगा 232। 11 इंटू आई थिंक 231 आएगा, है ना। इसको इससे डिवाइड कर दो, 11 इंटू 21 आ जाएगा। तो अब ये आ गया टोटल टर्म्स आ गया, और ये रेशनल टर्म्स आ गया। तो अब क्या चाहिए, इरेशनल। तो इरेशनल मतलब टोटल माइनस रेशनल। भाई इरेशनल प्लस रेशनल बराबर टोटल था, तो टोटल माइनस रेशनल। तो टोटल माइनस रेशनल कितना हो जाएगा, 231 माइनस 22 दैट इज 209, ये आ जाएगा 209। तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन इसको, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप और सब कुछ ही आ जाए। तो बच्चे क्वेश्चन का लेवल देखिए एडवांस है, तो आपको खुद से कुछ चीजें सोचनी पड़ेंगी तभी चीजें हो सकती है, अदरवाइज नहीं। हाँ ये वाला बच्चे इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ दिस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी हेल्प कौन करता है, जब कोफिशिएंट निकालना होता है तो जनरल टर्म। तो जनरल टर्म इसका क्या लिखेंगे, सिग्मा 21 फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल x की पावर n1 y की पावर n2 और z की पावर n3। यही क्या पहला क्वेश्चन, कि इसको इससे कंपेयर कर लो भाई, कोफिशिएंट सी। तो बताओ n1 का वैल्यू 18, n2 का वैल्यू 2 और n3 का वैल्यू 1, z की पावर 1 है ना। तो अब क्या करोगे, बच्चे, सीधा सीधा कोफिशिएंट लिख लेते हैं, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो 21 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल इनटू x की पावर तो वही आएगा 18, y की पावर 2 और z की पावर 1, ये आएगा भाई, ये वैल्यूज डालेंगे तो इसलिए ये कोफिशिएंट हो गया और ये आंसर। क्लियर है। ऐसे ही अगर आप सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे तो सेकंड क्वेश्चन में भी कंपेयर कर लो, इससे कर लो। तो n1 15 आ जाएगा, n2 4 और n3 3 आ जाएगा। तो क्या आएगा बच्चे, इसमें वैल्यू डाल दो, तो 21 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और x की पावर 15, y की पावर 4 और z की पावर 3। तो ये हो जाना चाहिए आंसर। तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए, पर प्रॉब्लम यही है कि ये आंसर नहीं है।
अब क्यों नहीं है ये सोच के मुझे बताओ, ये आंसर क्यों नहीं है? तो ध्यान रखना, जब भी ये स्यापा तुम कर रहे हो n1 प्लस n2 प्लस n3, n1 प्लस n2 प्लस n3 बराबर n, मतलब 21 होना चाहिए। n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 21 होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? तो ये 21 होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है? यहाँ n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना आ रहा है? n3 अगर ऐड करेंगे तो ये 22 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट लिख दो, या तो भाई ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है? ये कितना हुआ? ये टर्म ही नहीं आएगा, ऐसा टर्म नहीं आएगा। दैट मीन्स ये क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 हो गया या इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 आंसर लिख दो या तो ऐसे लिख दो, एक ही बात है। अब ये आएगा क्या? इसमें तो आएगा, देखो भाई इसका 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 21 है, इसमें यस कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 21 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही आंसर। तो कोफिशिएंट वाले में ये चीज आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो ये जरूर ध्यान दें। n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना आएगा? n के विल। क्या बात क्लियर है? पक्का। देखिए अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पे स्विफ्ट होते हैं, कोशिश करो इसका आंसर निकाल पाओ पहले का। तो ऐसा कुछ पूछा गया है तो सीधा ही आएगा। सिग्मा फॉर्मेट लिखो बच्चे, सिग्मा फॉर्मेट, फिर सिग्मा 15 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल इंटू 2xy की होल पावर n1, 3yz की पावर n2 और माइनस zx की पावर n3। तो कोशिश करिए बच्चे थोड़ा अच्छा लिख देते हैं इसको। चलो 15 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, 2 की पावर n1, 3 की पावर n2, मैं इसको अलग कर लेता हूँ, और -1 की पावर n3। x की पावर एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो x की पावर क्या है? n1 प्लस n3। y की पावर क्या है? n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, और z की पावर क्या है? n2 प्लस n3। तो ये देखिए बच्चे क्या क्या आ रहे हैं वैल्यूज? n1 प्लस n2, n1 प्लस n3 कितना चाहिए? 12, n1 प्लस n2 कितना चाहिए? 13, और n2 प्लस n3, n2 प्लस n3 कितना चाहिए? 5 चाहिए ना। अब इनसे वैल्यू निकालना है, तो इनसे वैल्यू निकालना है, तो देखिए बच्चे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, n3 माइनस n1, या ऐसा कर दीजिए, उल्टा कर दो, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा n2 माइनस n3 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करिएगा तो 1 आएगा। अब इसको और इसको ध्यान से देखिए, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, 2n2, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, 2n2 इक्वल टू 6, तो n2 का वैल्यू कितना आ गया? 3। 3 इक्वेशन है भाई, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल तो सोल्व करा जा सकता है। n2 का वैल्यू 3 आ गया, n2 का वैल्यू अगर 3 आप यहाँ पे पुट कर देते हैं तो n3 का वैल्यू कितना, या कहीं पे भी पुट कर दो, तो n3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अगर ये आप यहाँ पुट कर देते हैं, कहाँ? यहाँ पे, तो n3, तो n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? n3 का वैल्यू 1 पुट करते ही n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्या बकवास है, ये 3 आ गया। अगर 3 यहाँ पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। n3 का वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देते हैं तो n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो n1 n2 n3 के वैल्यूज आ गए हैं बच्चे, n1 n2 और n3 के वैल्यूज आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और चेक जरूर कर लेना, n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना होना चाहिए? 10 प्लस 10 प्लस 10 15, तो देखो 15 होना चाहिए। 10 प्लस 10 प्लस 10, देखिए n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 15, बहुत जरूरी है चेक करना। ये चेक कर लिया तो आंसर डाल दो यहाँ, तो यहाँ पे इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 15 फैक्टोरियल अपॉन n1 का वैल्यू 10 फैक्टोरियल, वो 3 फैक्टोरियल और वो 2 फैक्टोरियल, इनटू यहाँ पे डालिए 2 की पावर 10, 3 की पावर n2 का वैल्यू 3 इंटू वो -1 का होल स्क्वायर। तो यही आंसर है, समझ पा रहे हो? यही आंसर है। तो मतलब बेसिकली कोफिशिएंट निकालने वाला बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो। हाँ, अब है नंबर ऑफ टर्म्स। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और इसमें हिल जाएंगे आप,
कि करें तो करें कैसे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब ऐसे बच्चों की तरह करेंगे तो हो जाएगा, पर अदरवाइज बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसलिए देखो इसमें से एक्स वाई जेड, ये सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, एक्स वाई जेड की पावर 15 कॉमन लेने के बाद एक ही सेकेंड में दिख जाएगा 2/z प्लस 3/x माइनस 1/y की होल पावर 15। अब अगर आप बोल सकते हैं, अब मैं बोल सकता हूं यहां पे, अब तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि बच्चे देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसलिए सीधा फॉर्मूला लगा देंगे n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो n कितना है 15 और r कितना है 3, 15 2 17 सी 2। n का वैल्यू 15 है, r का वैल्यू 3 है, पुट करिए, ये आंसर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लेते हैं तो ये दिखेगा ये अलग अलग है, इसलिए लगाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। चलिए तो बच्चे ये देख, ये शानदार क्वेश्चन है, कोशिश करो हो अपने से। बाकी किसी का भी कोफिशिएंट निकालना हो लिखेंगे तो जनरल टर्म में 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या बच्चे, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, 1 की पावर n1, x की पावर n2, x स्क्वायर की पावर n3, सिग्मा 10 फैक्टोरियल n1, n2 और n3 फैक्टोरियल, और x की पावर देखिए थोड़ा अच्छे करेंगे तो n2 प्लस 2n3। क्या चाहिए बताओ, कितना पावर चाहिए अपने को, कितना x की पावर 3 चाहिए, मतलब ये पावर कितना हो जाना चाहिए 3, तो ये n2 प्लस 2n3 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 3। तो एक कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या है, n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 10। दो ही कंडीशन आ रही है बच्चे, दो कंडीशन आ रही है, दो इक्वेशन आ रही है, वेरिएबल अपने पास 3 है, तो इसका कैसे करें। दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए केस ही बनाने पड़ते हैं बच्चे, जब इक्वेशंस कम होती है तो, इसलिए यहां पे मैं केस बना रहा हूं n। अब देखिए यहां पे किस पे केस बनाए, तो इस पे केस बनाओगे तो सबसे इजी होगा, इस पे बनाओगे तो थोड़ा, n1 पे केस बनाओगे तो महाभारत हो जाएगी। तो इसलिए सबसे आसान होगा ये, इस पे केस बनाओ n3 पे। तो n3 को 0 पुट करो तो n2 कितना आ जाएगा, n2 आ जाएगा 3, और इसके करेस्पॉन्डिंग यहां पुट कर दो ये वैल्यूज, तो n1 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 7, और ऐसे ही n3 का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो n2 कितना आ जाएगा, n2 भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो अब इससे n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, सबका सम 10। n3 का वैल्यू 2 पुट करिए, n2 क्या आ जाएगा -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये दो पेयर बने। अब इनके करेस्पॉन्डिंग क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे आएगा 10 फैक्टोरियल बाई, देखो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और इसके करेस्पॉन्डिंग क्या आएगा 10 फैक्टोरियल बाई 8 1 1 8 1 और 1, तो इन दोनों को जोड़ देना, यही आपका फाइनल आंसर है। तो एक्स का क्यूब का आपको कोफिशिएंट चाहिए था, तो आपने यहां तक आगे, फिर ये दो ही कम इक्वेशन बनी, इसलिए ये केस वेस बना के अपने को निकालना पड़ा है। तो आगे वाला इसको ध्यान रखिए, इसी का एक और पार्ट, अच्छा पार्ट है, देखिएगा। तो ये है, तो x की पावर 10 का चाहिए, तो वो सिग्मा जो लिखा था वो लिखा था अपन ने कितना फैक्टोरियल था, 10 फैक्टोरियल, ये देखो 10 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, और x की पावर n2 प्लस 2n3, ये था ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, n2 प्लस 2n3 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 10 हो जाना चाहिए, और n1 प्लस n2 प्लस n3 तो 10 था ही। तो इस बार भी केस बनाना पड़ेगा बच्चे, बिना केस कुछ नहीं होना वाला। n3 का वैल्यू 0, तो अब केस ज्यादा बनेंगे थोड़े से, हाँ तो 10, और वो इससे वो आ ही जाएगा। अगर ये वैल्यूज है n1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, n3 का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n2 का वैल्यू 8 आ जाएगा, और ये n1 का वैल्यू 8 9 दोगे और बना जाएगा। n3 का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पुट कर दो यहाँ पे 6 आ जाएगा n2 यहाँ से। अरे भाई ये पुट कर रहा हूं मैं यहाँ,
n3 का वैल्यू 2 पुट किया तो 4, उधर जाके 6, तो ये आ जाएगा 8, तो n1 का वैल्यू 2 आ जाएगा। ऐसे ही n3 का वैल्यू पुट करिए 3, तो 3 पुट करेंगे तो n2 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा n3 का वैल्यू 4 पुट करिए तो n2 का वैल्यू आ जाएगा 2, और n1 का वैल्यू आ जाएगा 4। n3 का वैल्यू 5 पुट करिए तो n1 का वैल्यू आ जाएगा 0 और n1, और n3 का वैल्यू इससे आगे वाला जैसे ही पुट करेंगे तो n2 नेगेटिव आ जाएगा। बहुत दिनों बाद आया भाई। तो कितने केस, 1 2 3 4 5 6 केस बन गए, बिल्कुल बन गए। क्या सर इतने बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या सर ये लाजमी है? बिल्कुल ये लाजमी है। तो अब इसके करेस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे? इसके करेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल बाई, लिख दो ये फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू जैसे बनाया ऐसे ही इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका 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 और सबको ऐड कर देंगे। इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है x की पावर 18, इसमें इतने केसेस नहीं बनेंगे, तो अच्छे से निकालेंगे, बहुत अच्छे से निकालेंगे। क्या बात क्लियर है? तो अच्छे से निकालेंगे तो इसका कमेंट भी आप करेंगे, सो दैट आपकी भी हेल्प हो, दूसरों को भी हेल्प हो। क्लियर है बात? तो ये जो लेक्चर था, ध्यान दें, इसमें अपन ने थोड़ा सा फास्ट किया है, पर अगर आप ध्यान से देखो तो सब चीजें कवर की है जो रिक्वायर्ड है, सिस्टेमेटिक, जिससे आप मल्टीनोमियल समझ सकते हैं। और अगले एक और अपन लेक्चर लेने वाले हैं लास्ट इसका, वो भी एडवांस के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा रहने वाला है। क्या बात क्लियर है? क्या ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। बाकी एक चीज ध्यान रहे, इन लेक्चर्स का जो मेन एम है वो अलग है, कि अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको कहीं पे भी नहीं समझ आ रहा तो वो यहाँ समझ सकता है, अगर वो एकदम शुरू से पूरे लेक्चर्स देखता है तो। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।